मैंने एक बंगाल की लड़की से शादी करी थी। मेरी एक मिठाई की दुकान थी। दुकान पर अगर मैं बैठता तो मिठाई नहीं बिकती थी, लेकिन अगर मेरी बंगाली बीवी बैठती थी तो 1 घंटे के अंदर सारी मिठाई बिक जाती थी। मुझे इस बात से बहुत हैरानी हो रही थी। इसलिए एक दिन मैं औरत बनकर अपनी दुकान पर मिठाई लेने गया। जब मैंने मिठाई का डब्बा खोला, डब्बे के अंदर जो था उसे देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। दरअसल मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और अच्छी खासी इनकम भी हो जाया करती थी। लेकिन एक हादसे में मेरा एक पैर चला गया, जिस कारण मुझे मिठाई की दुकान खोलनी पड़ी। मैं घर के बाहर ही मिठाई की दुकान लगाता था, क्योंकि मेरे पास दुकान लेने के भी पैसे नहीं थे और मिठाइयाँ मेरी पत्नी ही बनाया करती थी। लेकिन जब दुकान पर मैं बैठता था तो एक भी मिठाई नहीं बिकती थी, और जब मेरी बंगाली बीबी बेचने बैठती थी तो 2 घंटे के अंदर ही सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाया करती थी। मुझे उसकी खुशी तो होती थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत हैरानी हुआ करती थी। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर थी, रंग रूप में बिल्कुल रानी थी, और मैं भी देखने में अच्छा खासा था। हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे डर लगता था कहीं मेरी पत्नी रूपाली मुझे छोड़ कर ना चली जाए। लेकिन रूपाली मुझसे कहती थी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपका साथ पूरी जिंदगी निभाऊंगी। रूपाली के इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती थी। रूपाली और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार करके शादी करी थी, लेकिन हम दोनों के घर वाले राजी थे। जब मैं रूपाली को पसंद किया था, तभी मैंने अपने घर वालों से बात कर लिया था, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ पर नहीं रहते थे। मेरे माता पिता और भैया भाभी गांव में रहते थे। मैंने अपने घर वालों को रूपाली को देखने के लिए यहाँ पर बुलाया था। मैं दिल्ली शहर में रहता था और रूपाली के घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था। उसके भी सारे घर वाले बंगाल में रहते थे। दोनों परिवार के राजी खुशी से हम दोनों की शादी हुई थी। रूपाली के घर वाले बंगाल में रहते थे और मेरे घर वाले गांव में रहते थे। रूपाली और मैं शादी करके दिल्ली शहर में आ गए और मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। मेरी ठीक ठाक इनकम हो जाया करती थी, जिससे मैं घर भी चला लेता था और कुछ बचत भी कर लेता था। लेकिन वह दिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई थी। उस मशीन में मेरा पैर आ गया। मुझे जल्दी से एक नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, इनका एक पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। मेरी पत्नी जल्दी से मान गई और उसने पेपर पर साइन कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने मेरा जल्दी से ऑपरेशन किया। कुछ दिनों तक मैं हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद घर आ गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। हमारे पास जो पैसे थे वह भी खत्म होने वाले थे। तो मेरी पत्नी रूपाली ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम घर पर ही एक मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, जिससे हमारा गुजर बसर हो जाएगा और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेगी। मुझे रूपाली का आइडिया बहुत अच्छा लगा और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं कहीं जाकर नौकरी भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी शरीर से बहुत लाचार हो चुका था। कभी कभी तो मुझे रोना आता था, तो मेरी पत्नी मुझे समझाती थी, आप फिक्र मत करिए, हमारे साथ जो बुरा होना था हो चुका है, अब आगे चलकर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा,
आप देखना अच्छा ही अच्छा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाया करती थी। कभी-कभी मैं रूपाली के बारे में सोचता था कि कहीं मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी है। अभी बेचारी की उम्र ही क्या है, अभी तक तो हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। फिर रूपाली मुझे तसल्ली देती थी, अगर यह हादसा मेरे साथ हो जाता तो क्या उस समय भी क्या आप यही सोचते? हम दोनों जीवन साथी हैं, हमें किसी भी हालात में एक दूसरे का साथ निभाना है, चाहे खुशी हो या गम। रूपाली की बातें सुनकर मैं सोचता था, रूपाली कितने नेक दिल की है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो रूपाली जैसी पत्नी मिली है। मैंने घर के बाहर ही एक टेबल लगाकर मिठाई की दुकान खोली। मिठाइयाँ मेरी पत्नी ही बनाती थी, क्योंकि वह बंगाल की थी और उसे काफ़ी तरह तरह की मिठाइयाँ बनानी आती थी। बंगाल की मिठाइयाँ तो काफ़ी फेमस होती है। मैंने अपनी पत्नी को कह दिया था, मिठाई में किसी भी तरीके की कोई मिलावट मत करना। हम लोगों को अच्छी मिठाई बेचनी है ताकि मोहल्ले में हमारा नाम हो। किसी भी तरीके की बदनामी मुझे नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने भी हाँ में हाँ कहा, लेकिन सुबह से शाम हो जाया करती थी और एक भी मिठाई नहीं बिकती थी और हम लोग बासी मिठाई भी बेचना नहीं चाहते थे। इसलिए हमें मजबूरी में सारी मिठाई मोहल्ले में बांटनी पड़ती थी। मैंने ही अपनी पत्नी को कहा था, मिठाइयाँ मोहल्ले में बांट दो। हम लोग रोज ताज़ी मिठाई बनाया करते थे। बासी मिठाई अपने दुकान पर नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी हमारे दुकान की मिठाई नहीं बिक रही थी। धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया। मिठाई बनाने में काफ़ी पैसे भी लग रहे थे। जो मेरे पास जमा पूंजी थी वह खत्म होने वाली थी। रूपाली और मैं बहुत चिंता में आ गए कि अगर मिठाई की दुकान नहीं चलेगी तो अब हम लोग क्या करेंगे। तो मेरी पत्नी इतने में कहने लगी, आप चिंता मत करिए, मैं मोहल्ले में जाकर बात करके आती हूँ और मिठाई के दुकान पर अब से मैं बैठूंगी। मैंने कहा, तुम्हारे बैठने से क्या होगा? तो मेरी पत्नी कहने लगी, यहाँ पर ज़्यादातर औरतें आती हैं, क्या पता आप एक मर्द हो इसलिए वह लोग नहीं आते हैं। अगर मैं दुकान पर बैठूंगी तो हो सकता है हमारी मिठाई बिक जाए। पहले तो मैं अपनी पत्नी को मना कर दिया, लेकिन रूपाली जिद करने लगी। उसके जिद के आके मुझे मानना पड़ा। मैं रूपाली को कहा, चलो ठीक है, कल से तुम ही बैठ जाना और कौन सा तुम्हें दूर जाना है, हम तो दुकान घर के बाहर ही लगाते हैं। मैंने रूपाली को हाँ कर दिया। रूपाली की बहन आज बंगाल से आने वाली थी। वह मेरा तबीयत देखने आ रही थी, क्योंकि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी तक मुझे देखने कोई भी नहीं आया था। रूपाली की बहन पहली बार दिल्ली आ रही थी। रूपाली उसको लेने रेलवे स्टेशन चली गई, क्योंकि मैं नहीं जा सकता था। मैं अपने शरीर से लाचार था। अभी तक मेरे जख्म पूरी तरीके से भरे भी नहीं थे और मुझे कंपनी से भी कोई मुआवजा नहीं मिला था। 1 घंटे के बाद रूपाली और रूपाली की बहन आ गई। रूपाली के बहन का नाम देविका था। देविका आने के बाद मेरा हालचाल पूछने लगी। उसके बाद खाना वगैरह खाकर अपनी बहन के साथ एक कमरे में बैठ गई। रूपाली अपनी दुख सुख की बातें उससे कर रही थी और मैं बाहर वाले कमरे में बैठा हुआ था। बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात का गर्व था, ऐसे वक्त में भी मेरी पत्नी रूपाली मेरा सहयोग कर रही थी। दूसरे दिन रूपाली मिठाई के दुकान पर बैठी। मैं भी पास में ही बैठा हुआ था। उसके बाद रूपाली ने मुझे कहा, आप क्यों यहाँ बैठे हैं? आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए।
मैं भी सोचा दुकान पर 2 जन बैठकर क्या करेंगे, इसलिए मैं अंदर चला गया और उसके थोड़ी देर बाद मुझे बैठे-बैठे नींद आ गई और मैं सो गया। रूपाली की बहन भी दूसरे कमरे में सो रही थी। जब मेरी आँख खुली तो मुझे सोते हुए 2 घंटे बीत चुके थे। मैं बाहर आया तो सारी मिठाई खत्म हो चुकी थी। मेरी पत्नी रूपाली पैसे गिन रही थी। गिनने के बाद उसने सारे पैसे मुझे दे दिए। मैं अपनी आँखों को मलने लगा, जैसे कि मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस दुकान पर मैं सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ, एक भी मिठाई नहीं बिकती है। उसी दुकान पर मेरी पत्नी बैठकर 2 घंटे में सारी मिठाई बेच चुकी है। अब से मिठाई की दुकान पर मेरी पत्नी ही बैठा करती थी और हर महीने मेरी पत्नी की बहन देविका बंगाल से दिल्ली आया करती थी और अपने साथ खूब सारा सामान लेकर आया करती थी। लेकिन जाते वक्त देविका बहुत कम सामान लेकर जाती थी। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। अब हमारे घर में इतने पैसे आने लगे, हमारी हालत भी ठीक होने लगी थी। अब मैं भी पहले से काफ़ी अच्छा महसूस करता था। अब मुझे भी चलने फिरने में कम दिक्कत होती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कहा, अब तो मैं ठीक हूँ, दुकान पर मैं बैठ जाऊँ? तो मेरी पत्नी सकपका गई। मुझे कहने लगी, अब आपसे नहीं होगा, मिठाई की दुकान मैं संभाल लूँगी। मैं सोचने लगा, मेरी पत्नी ऐसी कौन सी जादू करती है जिससे मिठाई 2 घंटे के अंदर बिक जाया करती है। एक दिन मैं घर के अंदर से छुप कर देखा, मेरी पत्नी मिठाई के डब्बे के साथ और एक सामान दे रही थी और मेरे बाहर आते ही उस सामान को छुपा लिया, जैसे कि मुझे बताना नहीं चाहती थी। फिर मुझे समझ आ गया, मेरी पत्नी मिठाई की दुकान में कुछ तो झोल कर रही है, जिस कारण मिठाइयाँ इतनी जल्दी बिक जाती हैं। मुझे पता करना था वह कारण क्या है। कहीं मेरी पत्नी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। और मेरी पत्नी की बहन देविका भी हर महीने आती है, यह भी मुझे हजम नहीं हो रहा था। और आते वक्त बहुत सारा सामान लेकर आई थी और जाते वक्त बहुत कम सामान लेकर जाती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था, अब मैं इसके पीछे का राज जानकर ही रहूँगा। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैं रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रहा हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी हमेशा साथ जाया करती थी, लेकिन मैंने उस दिन मना कर दिया। मैंने कहा, अब तो मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, तो मैं अकेले चला जाऊँगा। मेरी पत्नी भी मान गई। उसके बाद मैं एक दुकान पर गया और एक साड़ी खरीद ली और एक कोने में जाकर उस साड़ी को इस तरीके से पहन लिया और घूंघट कर लिया, जिससे मुझे कोई पहचान नहीं सकता था कि मैं कोई आदमी हूँ। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के दुकान पर चला गया। मैंने उससे 1 किलो मिठाई मांगी। उसने मुझे 1 किलो मिठाई दे दी। उसके बाद उसने कहा, और तुम्हें दूसरा चीज़ कितना दूँ? मैंने सोचा, ये दूसरा चीज़ क्या है? मैं जल्दी में कह दिया, 1 किलो दे दो। उसने मुझे 1 किलो दे दिया। उसके बाद उसने जितने पैसे मांगे, मैंने उतने पैसे उसको दे दिए। उसके बाद दोनों डब्बे लेकर मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ जाकर मैंने जब डब्बा खोला तो पहले डब्बे में तो मिठाई थी और दूसरे डब्बे में फिटकरी रखी हुई थी। मैं सोचने लगा, मेरी पत्नी फिटकरी चोरी छुपे क्यों बेचती है? यह तो एक मामूली सी चीज़ है। तो मेरा दोस्त कहने लगा, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, यह फिटकरी एक नशीली फिटकरी है। इससे औरतें नशा करती है
और जिन औरतों को बच्चा नहीं चाहिए होता है वह इन फटकरी का इस्तेमाल करती है। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही गैर कानूनी काम कर रही है, क्योंकि इस तरीके की फिटकरी दिल्ली में बेचना गैर कानूनी है। अगर सरकार को पता चल गया तो तुम दोनों को जेल की सजा होगी और इसकी कोई माफ़ी भी नहीं होती है। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैं चौंक गया और साथ में डर गया। मैं जल्दी से घर पहुंचा और अपनी पत्नी से सीधे डायरेक्ट बात किया। उसने भी डर के मारे सब कुछ बता दिया कि जब मिठाई नहीं बिक रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आगे चलकर ये घर कैसे चलता, यही सब दिमाग में घूमता रहता था। इसलिए मेरी बहन ने यह काम करने का राय दिया और यह फिटकरी मेरी बहन ही लाकर देती है, क्योंकि यह फिटकरी दिल्ली में नहीं मिलती है। मैंने अपनी पत्नी को समझाया, अगर हम दोनों को जेल हो जाएगा तो बताओ उसके बाद हम क्या करेंगे। हमें यह गैर कानूनी काम नहीं करना है। मेरी पत्नी भी मेरी बात समझ गई। उसके बाद मेरी पत्नी सीधी तरीके से मिठाई बेचने लगी। मैंने देविका को भी हमारे घर आने से मना कर दिया। मैंने एक फैक्ट्री में दोबारा से काम शुरू कर लिया और मेरी पत्नी मिठाई का काम करती थी। दोनों के इनकम से हमारा घर ठीक ठाक चल रहा था और कुछ पैसे भी बचा लेते थे।